हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। माय ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर? जय हिंद। एकदम बढ़िया। क्या हाल चाल, कैसे हो? ऑल गुड, ऑल फाइन। बढ़िया, मस्त। कितने दिनों बाद मिले ना, है ना? पतले हो गए सर। जय हिंद। एकदम बढ़िया, मस्त। आप लोग कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। चिकन मास्टर। एकदम बढ़िया। आप लोग कैसे हो? आप लोग बताओ। हाउ आर यू ऑल? सर, वेट लॉस कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाई। टैनिंग हो गई है। तुम लोग बोलते थे गोरा गोरे हो गए, देखना कितना काला हो गया भाई। टैनिंग हो गई है। हैं? आपके फीट कैसे हैं? फीट हम दिखा देते हैं, टांग ऊपर करके दिखा देते हैं। आज हम पहन के आए हैं, पूरा लंबा लंबा पहन के आए हैं, टांग दिखा देते हैं। आ दिख नहीं रही हैं। इधर चोट लगी थी। ओ। नहीं हुआ, पैर सही नहीं हुआ। चलिए। अरे वेट लॉस नहीं भाई, जब आप 200 किलोमीटर पैदल चलोगे तो आपका वेट लॉस और अपने आप ही हो जाएगा। हरिद्वार से मेरठ 200 किलोमीटर पड़ता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया, सब कुछ ठीक है। हरिद्वार से मेरठ 200 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है। तो पैदल चलना पड़ता है। जब भाई पैदल आप चलोगे तो वेट लॉस हो ही जाएगा। मैं जब हरिद्वार से मेरठ आया हूं, मैं सिर्फ वन टाइम खाता था। 4 दिन की मेरी यात्रा थी बेटा। 4 दिन में सिर्फ मैं, ठीक है, एक टाइम खाता था बस, वो भी शाम को। क्लियर है? मैं सुबह 4 बजे उठता था। सुबह 4 बजे उठ के पैदल चलता था। 4 बजे से लेकर शाम दोपहर के 12 बजे तक पैदल चलता था। फिर उसके बाद 6 बजे तक कहीं पेड़ मिल गया, पेड़ के नीचे सो जाता था। चद्दर बिछाया, पेड़ के नीचे सो जाता था बेटा। है ना? कोई ऐशो जिंदगी में नहीं आया। पेड़ के नीचे चद्दर बिछाई, वहां सो गया, दोपहर वहां निकाली। ठीक है। फिर शाम को 6 बजे चलता था पैदल, और 6 बजे से 11 बजे तक पैदल चलता था रात को। और रात को मैं बढ़िया जगह रुकता था, होटल पे स्टे करता था। मेरा 4 दिन का ये शेड्यूल था रोजाना। मैं एक दिन में 40 किलोमीटर पैदल चलता था। एक दिन में 40 किलोमीटर में पैदल चलता था। मैंने डेली शेड्यूल बना रखा था। और ये यात्रा मैंने सिर्फ इसलिए करी है कि मेरे बच्चों का इस बार एनडीए का पेपर क्लियर हो जाए। और मैं शिव जी से यही मांग के आया हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सबका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो, सबका एसएसबी क्लियर हो। मैं ये मांग के आया हूं, और मेरी जो दुआ है वो आप सभी के लिए थी। और मैं 200 किलोमीटर पहले पैदल चला हूं। एक दिन में 40 किलोमीटर चलता था, इस वजह से मेरे पैर में, बट आपके लिए, कि मेरे बच्चों को। और मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, मैं अचानक गया हूं बिल्कुल। ठीक है। यस। अकेले गया था बेटा, मैं बिल्कुल, मैं अकेले गया था। अकेले गया था मैं, और एक टाइम का फास्ट रखता था बस में, मतलब एक टाइम का खाना खाता था बस में। वेट लॉस तो हो ही जाएगा। पूरा मैं 200 किलोमीटर की यात्रा है, 4 दिन मेरे को लगे हैं पैदल आने में। 40 किलोमीटर में एक दिन में 45 किलोमीटर चलता था एक दिन के अंदर। ठीक है। अभी पैर में दिक्कत है। अब कल देहरादून जाऊंगा। अब कल देहरादून जाना है। देहरादून ऑफ जो सेंटर है देहरादून वाला, वहां पर जाएंगे, वहां पर बच्चों को मिलेंगे। सिर्फ आपके लिए, कि मेरे बच्चों का बस पेपर क्लियर हो जाए। भगवान भोलेनाथ किसी तरीके से इस बार मेरे जितने भी बच्चे हैं सबका पेपर क्लियर हो जाए, और सब देश सेवा में लग जाए। यही मांग के आया हूं, लिटरली यही मांग के आया हूं। अपने माता पिता की कसम खाता हूं, अपने गुरुजन की कसम खाता हूं, जिसकी भी। और ये मैं मांग के आया हूं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो वेट लॉस तो हो ही जाएगा बेटा अपने आप। टैनिंग हो गया, बट चेहरे पे काला हो गया। हाँ नहीं,
बीच में एक बच्चा आया था, रास्ते में एक बच्चा मुझे मिलने आया, पता है, मैं आपको बताता हूं, ऐसी बात नहीं है। आपके बैच का कार्तिक पाल, आपके बैच का कार्तिक पाल एक बच्चा है, वो मुझे मिलने आया था रास्ते में। उसने मेरे से फोटो खिंचवाया, उसका गांव बीच में पड़ता था। ये देखो, ये देखो, ये कार्तिक है। ये मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लाया था, ये मेरे लिए चिप्स भी लाया था। कोल्ड ड्रिंक मैंने वहीं पी ली थी, लेकिन चिप्स मैंने ले लिया था इससे। इसने मेरे से कहा सर चिप्स भी खा लो, मैंने कहा मेरे को वापस दे दे, मैं रात को जब खाना खाऊंगा तब खाऊंगा। 2 पैकेट चिप्स लाया था मैंने, बाद में खा लिए थे। ये रहा कार्तिक पाल, ये मुझसे मिलने आया था कांवड़ यात्रा में। ये रहा, इसने मेरे साथ फोटो भी, मैं कितना देखो कैसे हो रखा हूं। तो ये देखो, मेरे से बीच रास्ते मिलने आया था एक कार्तिक पाल। ये रहा, ठीक है। ये ये चिप्स भी लाया था मेरे, कोल्ड ड्रिंक मैं पी गया था वहीं, और चिप्स मैंने ले लिए थे इससे, मैं बाद में खाऊंगा। ठीक है। बट सर आपका तो फास्ट, अरे बोला ना बेटा, एक टाइम नमक का खाता था, एक टाइम नमक का खाता था मैं बस। ठीक है, एक टाइम नमक का खाता था बस। चलिए, चलिए। सर कौन सी कार्ड में, वो चेस्ट वाली पिट्ठू, भाई मेरे से ज्यादा वजन वजन नहीं उठेगा। मैं चेस्ट वाली पिट्ठू वाली जो होती थी वो लेके आया था, शादी अपने वजन के हिसाब से लेके आया था, अपनी औकात के हिसाब से लेके आया था। ज्यादा भारी वजन मेरे से नहीं उठाया जाएगा, तो अपने औकात के हिसाब से लेके आया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, क्या हो रहा है ये? हाँ, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को बिना किसी बकैती के। मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे इस मेटल एंड, ठीक है, क्लियर है? शकल और हरकत सेम है, इसलिए चला सर। सिंधा नमक, अरे नहीं, नॉर्मल नमक खाएंगे, ऐसे मर थोड़ा ना जाएंगे। तुम्हें एक चीज बताएं, भाई मैं 2 दिन की यात्रा में इतना पानी पिया, इतना पानी पिया, पानी पिया मैंने, अब यकीन नहीं मानोगे। भाई 2 दिन तक मैं पानी और जूस पीता रहा रास्ते में जब भी चला, पर वो मुझे ये नहीं पता भाई वो पानी और जूस गया कहाँ। वो निकला नहीं है, वो पसीने में ही निकला है, वो पता नहीं कहाँ है। समझ में आया? फिर उसके बाद तीसरे दिन जाके निकला वो। चलिए, चलिए, आइए सो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें डिस्कशन करनी है। तो मेटल वाले चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक बेसिक से चीज, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कशन कर ली थी, है ना? तो आज इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की और प्रॉपर्टीज जो आती हैं, अदर प्रॉपर्टीज वगैरह जो आती हैं, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स की अदर प्रॉपर्टीज है बेटा, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक टॉपिक इसमें और आती है, डेट इज बिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, डेट इज बिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग को डिस्कशन करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ठीक है, एस्केप कर गया सर पानी। तभी आपका गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। वाटर एंड जूस चेंज इनटू एनर्जी, निकल तो गया। जूस का वेलोसिटी ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अबे चल बे, तब तब बदतमीज। हाँ, कमजोर हो गए हैं बेटा, यस। सर सुन लो, आई लव यू एंड थैंक यू। ओके बेटा, आई लव यू टू। अरे पढ़ाई करो। ठीक है, चलो आ जाओ, पढ़ाई करते हैं अब। मुझे बस एक बार ये बता दो, लास्ट क्लास हम लोगों ने कहां तक कर ली थी, एक बार बता दो। लास्ट क्लास हम लोगों ने कहां तक कर ली थी, एक बार बता दो बेटा बस। लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था वो बता दो एक बार।
लास्ट क्लास कहां तक हुई थी बेटा, एक बार बता दो, लास्ट टॉपिक बता दो यार प्लीज अब। हाँ, तो श्रीनगर आओ कभी, बिल्कुल आएंगे बेटा माजिद, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। रिएक्शन विथ वाटर हो गया था, रिएक्शन विथ वाटर कंप्लीट हो गया था, रिएक्शन विथ वाटर कंप्लीट हो गया था बेटा, रिएक्शन विथ वाटर कंप्लीट हो गया था, वो टॉपिक कंप्लीट हो गई थी रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर कंप्लीट हो गया था, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हाँ आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हमें अब डिस्कशन करनी है इस लेक्चर के अंदर, वो है मेटल की नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। अगर मेटल का रिएक्शन बेटा डाइल्यूट एसिड के साथ होगा तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आउट इफ मेटल यूज टू रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। अगर मेटल आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, समझना। मैंने आपको कहा था कि अगर कहीं पर भी किसी एसिड का मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो बेटा, तो आप आंख बंद करके वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा देना। इसका मतलब जब भी कोई डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर जो रिएक्शन काम करेगी वो रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है डाइल्यूट। सर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, समझना बेटा, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, बट एक चीज समझना क्या होता है। अगर मैं एसिड की बात कर रहा हूं बच्चे, तो एसिड को दो कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो जनरली, समझना। एक एसिड होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और एक एसिड होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अगर मैं कंसंट्रेटेड एसिड की बात कर रहा हूं बेटा, तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है अगर एसिड की मात्रा पानी से ज्यादा हो, इफ द वैलिडिटी ऑफ एसिड इज बीइंग ग्रेटर देन वाटर, देन इट इज बीन कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड एसिड। और अगर किसी एसिड के अंदर वाटर की मात्रा, अगर किसी एसिड के अंदर वाटर की मात्रा एसिड से अगर ज्यादा हो, तो उस एसिड को हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड इतना खतरनाक नहीं होता, कंसंट्रेटेड एसिड ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर हम किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो आप याद रख लेना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम क्लोरीन के साथ जाकर चिपका और क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो साउंड कैसी होती है बेटा, पॉप साउंड होती है, ये हम सब जानते हैं। So sound is being produced like pop sound. मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम का हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। जिंक का हुआ, जिंक क्लोराइड, यहां पर क्या आएगा बेटा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, है ना। अगर कॉपर का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। सो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। इसका मतलब नोट बनाकर यहां पर लिखा है, कुछ ऐसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, वो हाइड्रोजन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और अगर वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो कुछ एसिड्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल कॉपर हो गया, एग्जाम्पल सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है, और ये आसान सी चीज आप लोग पढ़ भी चुके हो कई बार, बस यही प्रॉपर्टी इसमें थी। क्लियर है, डन है, अच्छा। अब इसमें जो चीज यहां पर आने वाली है वो है आपकी एक्सेप्शनल केस। ये जो एक्सेप्शनल केस मैं आपको बता रहा हूं, दिस एक्सेप्शनल केस इज इंपॉर्टेंट। ये एक्सेप्शनल केस किसमें, जब आपका मेटल रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, उस केस का आपका एक्सेप्शनल केस है। ये एक्सेप्शनल केस में एसिड क्या आएगा, एसिड इसमें हम लोग लेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3। जनरली बेटा हम लोगों ने अभी क्या डिस्कशन किया, जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी है। क्या रिएक्शन हमने पढ़ी है बच्चे, हमने रिएक्शन ये पढ़ी है कि जब कभी भी हमारे पास कोई अगर मेटल है, इस मेटल का अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो जनरली हमें यहां पर क्या मिलेगा, मेटल के सॉल्ट्स मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे, मेटल के सॉल्ट्स।
मेटल के सॉल्ट्स क्या हो सकते हैं? मेटल के सॉल्ट्स अगर हम लोग बात करें तो मेटल क्लोराइड हो सकता है। मेटल के सॉल्ट्स में क्या हो सकते हैं? मेटल के क्लोराइड जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे NaCl, जैसे MgCl2, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, या तो सॉल्ट क्लोराइड के फॉर्म में हो सकते हैं या सॉल्ट कार्बोनेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं बेटा, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, या अगर हम लोग बात करें तो ये बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे NaHCO3 वगैरह, या अगर हम बात करें तो और क्या हो सकते हैं, सल्फेट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं बेटा, जैसे सोडियम सल्फेट, जैसे सोडियम का सल्फेट्स वगैरह, ये सब क्या है, ये सब आपके मेटल्स के सॉल्ट्स वगैरह है। तो इनमें से कुछ भी बन सकता है। इसके अलावा हमें हमेशा एक गैस मिलेगी, और वो गैस कौन सी होगी मेरे बच्चे? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जब कभी भी कोई मेटल अगर होगा तो वो मेटल जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जनरल रिएक्शन ये पॉसिबल होगी, ठीक है। लेकिन अब समझना बेटा, अगर मैं इस डाइल्यूट एसिड की जगह मैं यहां पर ले लेता हूं HNO3। अब ये HNO3 क्या है बच्चे? ये HNO3 है आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड, जब मैंने इसको इसके साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर मेटल के सॉल्ट्स तो बनेंगे, ये तो सीधी सी बात है। बट होता क्या है, जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है किसी मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, वो निकालता है वाटर के मॉलिक्यूल्स। यही एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा जो भी एसिड होगा वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बस नाइट्रिक एसिड इकलौता ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस ना निकालकर वाटर बनाता है। तो आपसे एक्सेप्शनल केस में यही पूछेगा कि अगर मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी या वाटर मिलेगा, ये आपसे पूछेगा। तो आपने बता दिया आंसर कि हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को रीजन में भी पूछ सकता है कि भाई ऐसा रीजन होता क्यों है और ये चीज पॉसिबल है क्यों। तो अब हम रीजन के बारे में बात करते हैं, ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। रीजन नंबर 1 मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। अगर आप नाइट्रिक एसिड को देख रहे हो, मैंने आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, मैंने आपको रिडक्शन पढ़ाया था। सो आई हैव टीच यू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उस ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताया था। मैंने कहा था जहां पर कोई चीज रिड्यूस्ड होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जहां पर कोई चीज ऑक्सीडाइज्ड होती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। अब ये नाइट्रिक एसिड है ना बेटा, तो ये नाइट्रिक एसिड जब यहां पर आप कन्वर्जन करोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसमें से ऑक्सीजन रिमूवल हो जाता है बेटा। जब ये सॉल्ट्स बनेगा तो नाइट्रिक एसिड में से ऑक्सीजन रिमूवल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, याद रखना, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। सबसे पहला पॉइंट, ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रिक एसिड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि इस नाइट्रिक एसिड में से ऑक्सीजन निकलकर, ये ऑक्सीजन निकलकर एक्चुअली में यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, यहां पर हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रही थी। बट ये ऑक्सीजन निकलकर इस हाइड्रोजन से जा चिपका, और जैसे ही ये हाइड्रोजन से जा चिपका, ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें से ऑक्सीजन निकला है, इसका मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। अगर रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो पहला रीजन क्या है? नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा रीजन क्या है? जैसे ही नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन होता है, जैसे ही नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन होता है तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन गैस जो एक्चुअल में बन रही थी उसके साथ चिपक जाता है और इस हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करता हो, ऐसे रहा है। दूसरा रीजन आपको समझ में आ गया। तीसरा प्रोसेस क्या है बेटा? चलो ऑक्सीजन तो निकल गया, अब हो सकता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकला हो सकता है 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकले हो, 3 मॉलिक्यूल निकले ऑक्सीजन के, तभी तो यहां हम H2O या 2H2O कुछ भी बैलेंस करके हम लोग लिखते हैं। तो इस नाइट्रिक एसिड में क्या होगा? अब ये जो HNO3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसके साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या तो ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, या हो सकता है ये NO2 में कन्वर्ट हो जाए या N2O में कन्वर्ट हो जाए, और खुद जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO, NO2 या N2O में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 चीज यहां पर पॉसिबल होती हैं। फिर से समझना, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे
कि एक्सेप्शनल केस पूछा जाएगा कि उस एसिड का नाम बताओ जिसमें हाइड्रोजन गैस ना निकलकर वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, उसमें एसिड का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन नंबर 1, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने कारण इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा होगा, और ये ऑक्सीजन एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस बन रही थी, उस हाइड्रोजन गैस के साथ चिपक गया और इसको हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। इसमें से जब ऑक्सीजन निकल गया तो यहां NO, NO2 या N2O कुछ भी बच सकता है, और खुद जाकर ये कन्वर्ट हो जाएगा NO या NO2 या N2O, कुछ में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 चीज पॉसिबल होती है, ये आपको याद रखना। अब यही सारी की सारी जो चीज मैंने आपको बताई है, ये सब यहां पर लिखे। क्वेश्चन देखो ये बनेगा, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। जब मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, इसका पूछेगा रीजन, पूछेगा आपसे, भाई रीजन बताओ। ऑप्शन कैसे देगा? ऑप्शन 1 आपको ऐसा दे रखा होगा, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1 बच्चा। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ये, और ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, ठीक है। अब आंसर कैसे होगा? पहला स्टेटमेंट में होगा 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं, दूसरा ऑप्शन होगा 1 और 2 ही करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन होगा 2 और 3 ही करेक्ट है, चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो चलो अब देखते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है? नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। गलत है, सही है? सही है। जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो नाइट्रिक एसिड का जब रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा होगा तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देगा इस हाइड्रोजन को, किसमें? वाटर में। यही मैंने बताया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? नाइट्रोजन इटसेल्फ, जो नाइट्रोजन है वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO में कन्वर्ट हो जाएगा, या NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है, सो आंसर इज 1 2 एंड 3 इज बीइंग करेक्ट। तो ये आपको रखना, ये लैंग्वेज जैसे 3 ऑप्शन स्टेटमेंट वाइज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सो इसको आप न्यू ईयर क्वेश्चन में मेंशन कर लेना। NDA 2025 में पक्का आ सकता है बेटा, ये न्यू ईयर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको यहां पर समझ लेना है, आपको याद रख लेना है। यहां तक तो चीज क्लियर हो गई है ना, यहां तक तो चीज क्लियर हो गई। अब फिर से समझना, अब फिर से एक एक्सेप्शनल केस और है, अब फिर से एक एक्सेप्शनल केस और है। नाइट्रिक एसिड केस में एक्सेप्शनल केस हो रहा है। नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेटल के साथ वाटर ही बना रहा होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, हमारे पास दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ आप करा दोगे तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। सो दिस इज एक्सेप्शनल केस नंबर 1, और एक एक्सेप्शनल केस नंबर 2 फिर से आ रहा है। तो नाइट्रिक एसिड जनरली हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन हमारे पास फिर से एक्सेप्शनल केस है। दो मेटल ऐसे हैं जिसमें क्या होगा बेटा, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन ही बनाएगा, वाटर नहीं बनाएगा। वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? इसका रीजन आप सब जानते हो, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैग्नीशियम और मैंगनीज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की, क्योंकि मैग्नीशियम और मैंगनीज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की, तो इस वजह से ऐसा होता है। सो जब मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहा है और यहां पर मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करेगा। तो ये भी न्यू ईयर क्वेश्चन में आ सकता है NDA 2 2025 में। आई होप क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक फटाफट से बताइए। डन है बच्चे? यस और नो? क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ऑल गुड, ऑल फाइन बेटा? डन? डन है बेटा? सर मैं लड़का हूं, गलती से सायारा मूवी देख ली है। बा घोचू, बा गधे, बा नालायक, बा बेशरम। तेरी उम्र पढ़ने की है, तू मूवी देखने गया, वो भी सैयारा मूवी देखने गया है, हैं? पहली बात तो तुझे टिकट किसने दे दिया? अब ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस याद रखना, इसमें हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, बाकी सब में नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों नहीं बना रहा बता तो दिया, क्योंकि मैग्नीशियम और मैंगनीज के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, नहीं बनाएगा, नहीं वाटर नहीं बनाएगा। ठीक है सर, कंसंट्रेटेड एसिड के केस में भी ऐसे ही होता है? नहीं, सिर्फ डाइल्यूट के केस में ऐसा होता है। अरे क्योंकि मैग्नीशियम और मैंगनीज के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मैं गधों चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, खोपड़ी लेस आदमी।
दिमाग बेच दिया क्या तुम लोगों ने अपना? सारे के सारे गधे हो गए हैं। एमजीओ क्या है? मेरा खोपड़ा है एमजीओ। एमजीओ क्या है? मेरा खोपड़ा है, वो इतना बड़ा खोपड़ा है, क्या एमजीओ? एमजीओ तेरे दिमाग में जो खाली जगह है वो है। एमजीओ क्या है? तेरे खोपड़े में जो खाली जगह है वो है एमजीओ। कंसेंट के केस में नहीं करता है सिलेक्शन, सिर्फ मैग्नीज उसके केस में करता है। ठीक है बेटा। एमजीओ क्या है? चलो आओ इधर। नेक्स्ट चीज। ठीक है, नेक्स्ट चीज। अब इधर है एक्वा रीगा, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्लराज। ये क्या होता है? इस एक्वा रीगा के अंदर दो एसिड होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है नाइट्रिक एसिड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड का होता है 1 पार्ट। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट आपस से मिला दिया जाता है, तब जाकर आपका बनता है एक्वारिगा। कौन सा पार्ट? कंसंट्रेटेड पार्ट। कौन सा पार्ट? कंसंट्रेटेड पार्ट। तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब 3:1 की रेशियो मिलाया जाता है, तब जाकर बनता है एक्वारिगा। तो यहां पर अगर हम HCl और HNO3 की रेशियो की बात करें तो कितनी रेशियो है बेटा? 3:1। इस चीज को कहा जाता है एक्वारिगा। ये इतना खतरनाक एसिड बन जाता है, इतना खतरनाक चीज बन जाती है, अगर इसके अंदर आपने अपनी उंगली डाल दी, इसके अंदर अगर आपने अपना खाली भेजा, जो आपके भेजे में एमजीओ है वो डाल दिया, तो सब उड़ जाएगा। अपने बाल डाल दिए, सब उड़ जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर डाल दिया, वो भी उड़ जाएगा। बॉयफ्रेंड का नंबर डाल दिया, वो भी उड़ जाएगा। अपने मास्टर की तुमने फोटो खींच के उसमें डाल दी, तो मास्टर बच जाएगा। क्यों? मास्टर बहुत शक्तिशाली है। समझ में आ गया? क्योंकि वो जल लेकर आया कावड़ और भोलेनाथ उसके साथ हैं। समझ में आ गया? मास्टर को कुछ नहीं होगा, बाकी तुम सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंबर उसमें चला जाएगा, खत्म हो जाता है। तो एक्वारिगा इतनी खतरनाक चीज है, मास्टर को कुछ नहीं होगा। इसके बाद अगर एक्वारिगा के अंदर तुमने सोना चांदी कुछ भी डाल दिया, सब डिसॉल्व हो जाता है, सबको खत्म करता है। तो ये हाईली कोराइजिव इन नेचर होता है, इसकी फ्यूमिंग लिक्विड होती है। ये यार अपना पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्वारिगा में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशियो कितना होता है? 3:1 का रेशियो होता है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। ठीक है। ठीक है सर, देन ये यूज कहां पड़ता है? गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं, सुनार यूज करते हैं इसका। सुनार इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, क्लियर? सर हमें बचा लो। सर को मीनिंग ऑफ एक्वारिगा, एक्वारिगा को अमलराज बोलते हैं बेटा हिंदी में। अमलराज, किंग ऑफ एसिड। एक्वारिगा का मतलब किंग ऑफ एसिड। ठीक है। हाँ, डायमंड डाल दिया सबको खत्म कर देगा, डायमंड पायमंड सब। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो तुम्हारे एक बच्चा कह रहा है सर डायमंड को डाल दिया तो क्या होगा? सर डायमंड को डाल दिया तो क्या होगा? एक लड़का पूछ रहा है। उस लड़के के लिए उसका हीरा कौन है? हीरा कौन है? उसकी बाबू है। वैसे तो तुम्हें हीरा नसीब नहीं होगा जिंदगी भर। तुमसे अगर मैं पूछूं तुम्हारी जिंदगी में हीरा कौन है, सर मेरा बाबू। तो जिससे मैं लात को पूछता हूं थाना थाया नहीं थाना थाया, तो बेटा तू अपने डायमंड को इसके अंदर डाल देगा तो बाबू तो गया, बाबू का चाबू बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? डायमंड को डाल दिया था तुम ता तेरे डायमंड तेरा बाबू है। बाबू। बकैती वो भी मेरे से, वो भी हमसे बकैती। इतनी हिम्मत तुम्हारी?
सर जी बापू, बापू नहीं बाबू। चल बे बापू क्यों कहते हमसे। चलो आओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हाट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कशन करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगा तो क्या होगा। अगर मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगा तो क्या होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहां पर एक्ट करेगी, सेम यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्ट करेगी। समझना क्या होगा, जनरल रिएक्शन इज लाइक दैट, जनरल रिएक्शन इज लाइक दैट। ठीक है, आपके पास कोई एक मेटल है, मेटल ए, मैंने आपको क्या कहा था, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में मेटल होता है और मेटल के साथ आप सब जानते हो सोल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है, अगर मेटल का रिएक्शन सल्फेट के साथ हो जाए। आप सब जानते हो सोल्ट सॉल्यूशन कब बनता है, अगर मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो जाए, क्लोराइड के साथ हो जाए, है ना बेटा, तब जाकर बनता है। क्लोराइड हो जाए सल्फेट से तब होता है। तो इसमें अगर देखो एक मेटल तो ये रहा मेटल ए, इसमें होगा एक मेटल बी होगा। तो अगर ये मेटल ए जो है इस मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव हो गया तो मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जाकर चिपक जाएगा सल्फेट या क्लोराइड के साथ। सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। देखो जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ हुआ, कॉपर मेटल हो गया, कॉपर और जिंक में कौन रिएक्टिव है, जिंक इज मोर एक्टिव, जिंक डिस्प्लेस दी कॉपर एंड गेट अटैच्ड टू सल्फेट, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर। समझ में है। आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो आयरन डिस्प्लेस किया कॉपर को, तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया या नहीं बन गया। सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर एक्ट करेगी, यही चीज है आपको याद रखनी है। ऐसे अगर हम लोग बात करें सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कॉपर के साथ हमने करा दिया, कॉपर इज मोर एक्टिव देन द सिल्वर, सो कॉपर डिस्प्लेस द सिल्वर एंड गेट अटैच्ड टू द नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया, क्यूप्रस नाइट्रेट बन गया, सिल्वर बन गया। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको यहां पर याद रखनी है, इतनी प्रॉपर्टीज बस, सिंपल से और कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हम कर दे तो क्या होगा, किस तरह से चीजें एग्जिस्ट करेंगे। अब एक चीज समझना, मैं आप लोग को चैप्टर एक पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे, जिसमें एक बॉन्ड आएगा जेम्स बॉन्ड, जो मूवी आती थी वो वाला बॉन्ड नहीं। अभी बॉन्ड समझना, एक बॉन्ड समझना हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी मैं जनरल से इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। एक जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे होते हैं आयोनिक बॉन्ड, बस अभी इतनी चीज याद रखना जो आपको चाहिए, और एक जो हमारे दूसरे बॉन्ड होते हैं बेटा उसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब कभी भी आयनिक बॉन्ड की बात करेगा बेटा, आयंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक बॉन्ड में याद रखना जब कभी मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो बेटा, नॉन मेटल। जब कभी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ किया, सोडियम मेटल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये कैटायन बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये कैटायन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसको एक मिल जाए तो बात, तो जिसके पास जितने एक्स्ट्रा होंगे लेने वाला भी उतना ही होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा तो लेने वाला भी एक होना चाहिए। तो यहां पर क्या बन गया, एनायन बन गया। तो इसका मतलब जो NaCl बना है, इस NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। समझ में आगे। अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करता हूं, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है बेटा, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। जनरली अगर हमारे पास नॉन मेटल और नॉन मेटल है, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, सर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है जैसे CH4 मीथेन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये याद रख लेना, ठीक है बेटा। जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। सर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा, जहां पर हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन भी गैस है, कार्बन भी एक नॉन मेटल है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये क्या बनता है, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन के डोनेट से बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे, बस अभी फिलहाल इतनी चीज याद रखना, क्लियर है। अब इधर आइए, अगर मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर रहे हो तो मेटल क्या है, मेटल तो मेटल है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज नॉन मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। तो इसका मतलब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हो गया। तो जब मेटल और नॉन मेटल बन गया तो इसका मतलब कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। जब मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करोगे तो क्या बनेगा, मेटल के क्लोराइड बनेगा। तो मेटल क्लोराइड नेचर में कैसा होगा, आयनिक। तो इसका मतलब जब कभी मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा, आयनिक क्लोराइड्स मिलेंगे। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट आयनिक क्लोराइड्स।
सो व्हाट वी विल गेट सिंपली, याद रखना हमें मिलेंगे आयनिक क्लोराइड्स। सो व्हाट वी विल गेट आयनिक क्लोराइड्स, हमें मिलेंगे आयनिक क्लोराइड्स, हमें मिलेंगे आयनिक क्लोराइड्स, हमें मिलेंगे आयनिक क्लोराइड। सो जब कभी मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो हमें मिलेंगे आयनिक क्लोराइड्स, वी विल गेट आयनिक क्लोराइड्स, आयनिक क्लोराइड्स, वी विल गेट आयनिक क्लोराइड्स। आयनिक क्यों? आयनिक बॉन्ड के उसे, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सोडियम का रिएक्शन NaCl, कैल्शियम का रिएक्शन CaCl2, मैग्नीशियम का रिएक्शन MgCl2, एल्यूमिनियम का रिएक्शन ये। और याद रख लेना जितने भी आयनिक क्लोराइड्स होंगे ये सारे के सारे गुड कंडक्टर होंगे, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों बेटा? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तब आती है जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैटायन, नेगेटिव चार्ज का मतलब एनायन। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो याद रखना आयनिक बॉन्ड्स आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गुड सोर्स है, बस यही प्रॉपर्टी थी और कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टीज, बस आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करा दिया जाए तो क्या होगा। जनरली क्या याद रखना बेटा, जब भी आप मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटल के हाइड्राइड्स मिलेंगे। व्हाट यू विल गॉट मेटल के हाइड्राइड्स। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह बताया था जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको यह कहा था बेटा कि हाइड्रोजन का जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। लेकिन मैंने एक्सेप्शनल केस भी बताया था कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है। लेकिन वो किस केस में होता है? मैंने आपको कहा था जब मेटल के हाइड्राइड्स बन रहे होंगे। और मेटल के हाइड्राइड्स जनरली कब बनते हैं? मेटल के हाइड्राइड्स तब बनते हैं अगर हमारा मेटल कौन हो? ग्रुप 1 का एलिमेंट हो। अगर हमारे मेटल कौन हो? एल्कलाई मेटल हो। और एल्कलाई मेटल में क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन्हीं के साथ हाइड्राइड बनता है। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है हाइड्राइड का? तो RH होता है जनरल फॉर्मूला, LiH, NaH, KHr, BHCH, FrH। तो मेटल हाइड्राइड्स बनेगा। अब हाइड्रोजन क्या है नेचर में? हाइड्रोजन नेचर में है नॉन मेटल और हमारे पास साथ में मेटल है। इसका मतलब जब इनके बीच में हम रिएक्शन करेंगे तो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब जो मेटल हाइड्राइड्स बन रहा है ये आयोनिक है या नहीं है? सो आयनिक मेटल हाइड्राइड्स यहां पर बनना चाहिए। सो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं आयनिक, तो मैं यहां पर लिखा है देखो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही कुछ ऐसे एलिमेंट है, एल्कलाई एल्कलाइन एलिमेंट्स वही रिएक्शन करते हैं। सोडियम का रिएक्शन NaH, कैल्शियम का रिएक्शन CH2 जनरली ऐसे बनेगा, बस ये आपको याद रखना है। जनरली एल्कलाई एलिमेंट्स या फिर एल्कलाइन एलिमेंट ही बनाएंगे, ये याद रख लेना। एल्कलाइन एलिमेंट में क्या है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, है ना, बाप, राजी, है ना। तो यही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ ही ये हाइड्राइड्स बनाएगा, ग्रुप 1 के साथ और ग्रुप 2 के साथ। ग्रुप 1 के साथ फॉर्मूला होगा RH और ग्रुप 2 के साथ फॉर्मूला होगा RH2। तो ये भी कैसा होगा नेचर में? मेटल के जो हाइड्राइड्स बनेंगे नेचर में कैसे होंगे? आयनिक। और अगर आयनिक है तो इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होगा बेटा? गुड सोर्स होगा या नहीं होगा? यस होगा। बस यही प्रॉपर्टी थी जो आपको समझनी थी, आपको अंडरस्टैंड करनी थी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। यस और नो? गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टूड? क्लियर है बेटा? कहा रे, कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा? का चल तो रहा है, मैं लिख दो। ये कमेंट क्यों नहीं चल रहे हैं? मैं बुजुर्ग आदमी, मुझे बार बार चलना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। इतने बुजुर्ग आदमी को चलवाते हुए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? आप इतने बड़े बुजुर्ग आदमी को तुम बार बार चलवा रहे हो, हाँ? सर, व्हाट इज रॉयल वाटर? मैंने नहीं पिया बेटा कभी, जिस दिन पी लूंगा उस दिन बता दूंगा। सर सैड मूड में लगते हो क्या? क्या है सर आपके नाम के
हमको अच्छा लगता है, वी आर बच्चा, हमारे सर अमर रहे हैं। एक बच्चा क्या लिख रहा है, सैड मूड में रहते हो? सॉरी सर, फिर कभी मूवी नहीं देखूंगा। एक्लेट मेटल ग्रुप 2 को बोलते सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर। चाची कैसी है, चल बे। तो सैड मूड में से लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, थोड़ा रोस्टिंग भी करते हो। चल बे, निकल बे। हाँ हाँ। हैप्पी बर्थडे सर, बुढ़ापा आ गया या टांगे दर्द कर रही हैं? चलिए, क्लियर, आगे बढ़े। तो डेटिव बॉन्ड बेटा बोर्ड में पढ़ाएंगे, डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हो, जैसे हम लोगों ने मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कशन कर ली है, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कशन करी, बस मेटल में उतना ही है और कुछ नहीं। मैं एक बार एक काम करता हूं, मेटल का जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करा देता हूं एक बार। मेटल में आपने जितना पढ़ा है बेटा उसका मैं एक रिवीजन करा देता हूं। सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज का रिवीजन करूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का नहीं। मेटल में हम लोगों ने पहली चीज क्या करी थी, अगर आप मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करोगे तो क्या बनेगा, मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं। ये पहली चीज पढ़ी थी। मेटल के ऑक्साइड्स नेचर में कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा, ये हमने पढ़ा था, है ना, यस और नो। अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे ऐसे नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शनल केस भी आ रहा था जिसमें आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब जब रिएक्शन पॉसिबल होती है हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, अगर मेटल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दे बेटा, वाटर के साथ करा दे, तो अगर हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा, अगर हाइड्रोक्साइड्स बन रहा होगा तो वो वाटर आपका क्या होगा बेटा, कोल्ड वाटर हो सकता है या फिर हॉट वाटर हो सकता है। लेकिन अगर ऑक्साइड्स बन रहा होगा तो वो आपका क्या होगा, भाप होगा, स्टीम होगा। इसमें हम लोगों ने एक्सेप्शनल केस पढ़ा था, जैसे एल्यूमिनियम हमने पढ़ा था, आयरन इसमें पढ़ा था, जिंक हम लोगों ने पढ़ा था, और मैग्नीशियम हम लोगों ने पढ़ा था, और मैंगनीज हम लोगों ने पढ़ा था। इन सबके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम इन सबका स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये हमने पढ़ा था। थर्ड चीज अगर हम लोग बात करें, हमने पढ़ा है कि मेटल का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, इसमें एक्सेप्शनल केस कौन सा था, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के केस में वाटर बनता है। लेकिन हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे थे, जैसे मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे एलिमेंट है बेटा, अगर हम इसका नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होती है, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। फिर चौथी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी है, अगर हमारे पास मेटल सोल्ट हो, इस मेटल सोल्ट का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराएंगे तो सेम अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर बनेगी और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। पांचवी रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ी है बेटा, अगर मेटल का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो हमारे पास आयनिक क्लोराइड्स बनेंगे, ये हम लोगों ने देखा। छठा हमने क्या पढ़ा बेटा, अगर मेटल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं तो मेटल के हाइड्राइड्स बनेंगे जो नेचर में आयनिक होंगे। एक हम लोगों ने यहां पर वो डिस्कशन करा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, वो मेटल ऑक्साइड्स, है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो मेटल ऑक्साइड्स जो आपके एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाए बेटा और बेस के साथ भी आपके रिएक्शन कर जाए, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड एग्जांपल पढ़ा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ा था, लेड ऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ा था, और टिन ऑक्साइड हम लोगों ने एग्जांपल में डिस्कशन किया था। यही केमिकल प्रॉपर्टीज थी, यस और नो, बस रिवीजन आपका हो गया। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नॉन मेटल केस में पड़ेंगी कि नॉन मेटल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या बनेगा। सेम यही चीज नॉन मेटल केस में हम लोग रिजल्ट देखेंगे। ऐसे जैसे हम लोगों ने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, ऐसे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को अब देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, अब पढ़ते हैं। याद हो मैंने आपको कहा था पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें 118 एलिमेंट है, जिसमें से 91 या 92 के आसपास जो एलिमेंट है बेटा वो मेटल्स हैं, और मैंने आपको कहा था कि 20 रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो आपके क्या है बेटा, नॉन मेटल्स हैं।
अगर हम इन 20 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो नॉन मेटल्स है, इसमें से सॉलिड भी एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं और गैसियस फॉर्म के अंदर भी आते हैं। और 7 एलिमेंट्स हमारे पास क्या है बेटा, मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मैंने आपको बताया था। सो जनरली नॉन मेटल कितने हैं, 20। नॉन मेटल सॉलिड भी होगा, नॉन मेटल लिक्विड भी होगा, नॉन मेटल गैसियस भी होगा। और मेटलॉइड्स कितने, 7 हैं। यही पहला पॉइंट आपके सामने लिखा है, ये याद रख लेना कितने एलिमेंट्स है, कितने मेटल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ये न्यू ईयर क्वेश्चन आ सकता है एनडीए के अंदर, दैट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल की काउंटिंग कम है, नॉन मेटल 20 के आसपास ही है और मेटल 91 के आसपास है। तो आप ऐसा मत समझना कि नॉन मेटल की अहमियत कम है, ऐसा मत समझना बेटा कि नॉन मेटल की अहमियत कम है, नॉन मेटल की तो अहमियत ही नहीं है कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन मेटल की अहमियत भी बहुत ज्यादा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं बैटरी चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन मेटल की अहमियत नहीं है, नॉन मेटल की अहमियत बहुत ज्यादा है। सर नॉन मेटल की अहमियत क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, इवन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, लिविंग या नॉन लिविंग क्रिएचर किसी की भी अगर मैं बात कर रहा हूं, सबके एग्जिस्टेंस में, सबके बनने में नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी, आपकी बॉडी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें भी नॉन मेटल कार्बन है आपकी बॉडी के अंदर, है ना, तो कार्बन से बनी है। इस दुनिया के अंदर फल सब्जी फ्रूट सब आप खा रहे हो, उसमें सब कार्बन वगैरह कहीं ना कहीं मौजूद है। आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। वहीं अगर हम सन की बात करें, सन के अंदर दो इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। अगर हम हीलियम की बात कर रहे हैं, हीलियम अप्रोक्सीमेटली 70% या 75% एग्जिस्ट करती है, और हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो 25% के आसपास एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों की दोनों है या नहीं है। पानी किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करता हूं, अर्थ क्रस्ट का 46.6% जो भाग है वो ऑक्सीजन का बना हुआ है, जो कि एक नॉन मेटल है। तो एल्दो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, इसकी काउंटिंग बहुत कम है, लेकिन यूनिवर्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम सन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम उसके अंदर है। पानी की बात कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म वो इसी से बनता है। अर्थ क्रस्ट की बात करें, 46.6% ऑक्सीजन का ही बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। ये स्टेटमेंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है। ये स्टेटमेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहली बार कई बार पूछा जा चुका, हो सकता है फिर से रिपीट करा लिया जाए। अब हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा बच्चे, मैंने आपको कहा है कि नॉन मेटल तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। सर एग्जांपल के तौर बताइए। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में, बताइए नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है कार्बन, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। किस फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ऐसी चीज जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। तो कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफीन हो गया, कार्बन C60 हो गया जिसको बकमिस्टर फुल्लेरेंस बोलते हैं, और डायमंड हो गया है। ये सब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। एलोट्रोप्स का मतलब क्या, फॉर्मूला तो सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है। डायमंड देखो हार्ड होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है बेटा, हार्ड होता है, तो सॉलिड फॉर्म में है। ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। जनरली बाकी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैस होते हैं, मैक्सिमम नॉन मेटल्स गैसेस होती हैं, मैक्सिमम जितनी भी गैस होंगी वो सब नॉन मेटल्स होती हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या, क्या हम इनको पीट पीट के इनकी चद्दर बना सकते हैं, क्या इनकी शीट बना सकते हैं। हवा है, हवा को पीट के क्या मैं चद्दर बना पाऊंगा, नहीं। तो ये मेलेबल नहीं है, ये डक्टाइल नहीं है, आप इनकी वायर्स भी नहीं बना सकते, आप इनकी चद्दर भी नहीं बना सकते। सो दे आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। लेकिन हाँ एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस कार्बन। कार्बन में किसका बेटा, ग्रेफाइट का। अगर हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट क्या है बेटा, डक्टाइल है। सर कैसे, आप लोगों ने पेंसिल की लेड देखी होगी, पेंसिल की लेड देखिए बेटा या नहीं देखिए, पेंसिल की नोक देखिए, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर में ड्रॉ करना, तो एक्सेप्शनल केस आपके पास है। अगर हम जनरली नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स नेचर में कैसे होंगे, दे आर ब्रिटल इन नेचर, जल्दी टूटने वाले होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर की बात करें, सल्फर पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये चीज आपको याद रख लेना।
अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। मेटल ही जनरली इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अरे तो भिखारी हैं, ये तो भिखमंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये लेने वाला इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट करेगा? नहीं कर सकता ना बेटा। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा पॉइंट याद रखना, सिंपल सा। लेकिन एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है? ग्रेफाइट। आपने देखा होगा पेंसिल की नोक में से करंट पास हो जाता है, एक्सेप्शनल केस यहां पर है। जनरली अगर हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की, तो ये लस्ट्रस नहीं होते, चमक नहीं होती। नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ये न्यू ईयर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं, नेचर में सॉफ्ट होते हैं, पकड़ सकते हो, सॉफ्ट होता है। जैसे पेंसिल की नोक आपने देखी होगी कितनी स्लिपरी होती है, सॉफ्ट होती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है? डायमंड। डायमंड हार्ड होता है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट है बेटा। जो चीज जितनी सॉफ्ट होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा। अगर आप उसको गर्म करना चाहोगे, पिघलाना चाहोगे, तो कम टेम्परेचर पे वो बॉइल और मेल्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है एक्सेप्शनल केस में डायमंड है, डायमंड हार्ड होता है, डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा? हाई होगा। तो एक्सेप्शनल केस क्या है बेटा? डायमंड इसमें एक्सेप्शनल केस में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, जनरली अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल की डेंसिटी कैसी होगी बेटा? कम होगी। जो चीज जितनी भारी होगी, जितनी हार्ड होगी, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। जो चीज कितनी सॉफ्ट होगी, जितनी हल्की होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी? उतनी कम होगी। तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी जनरली कम होती है और मेटल्स की डेंसिटी जनरली क्या होती है बेटा? हाई होती है। सो नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। So non-metals have low density while metals have high density. While metals have high density. लेकिन क्या सर सारे के सारे मेटल की डेंसिटी हाई होती है? नहीं, मेटल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं मेटल की बात कर रहा हूं। क्या सर सारे के सारे मेटल की डेंसिटी हाई होती है? नहीं। आप सब जानते हो जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है, जिनको एल्कलाई एलिमेंट कहते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चाकू से काट सकते हो। तो लिथियम, सोडियम, फ्रेंशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी डेंसिटी लो है। जनरली मेटल की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन मेटल में भी एक्सेप्शनल केस है। तो जनरली ये किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं? ये नॉन मेटल की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मेटल के केस में एक्सेप्शनल केस बात करें, वाइल फॉर मेटल्स, मेटल की कैसी होती है? हाई होती है। लेकिन मेटल में एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस फॉर मेटल्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ग्रुप 1 वाला। और चौथा 12वां पॉइंट क्या है बेटा? नॉन मेटल्स नेचर में कैसे होंगे? नॉन सोनोरस होंगे। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। क्या ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे? हवा चल रही है बेटा, हवा क्या आवाज प्रोड्यूस करेगी? पट 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 मारोगे, आवाज प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी ना बेटा। सो ये नेचर में कैसे होते हैं? नॉन सोनोरस, इसमें कोई भी आवाज नहीं आती है। सो दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये याद रख लेना। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन? निकल बोला ना सर ने, तो पहली फुर्सत है निकल। डन है? क्लियर? गॉट इट? क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? सर वाई डायमंड हार्ड इन नेचर? बिकॉज ऑफ उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से। वो कार्बन कंपाउंड में पढ़ाएंगे, ठीक है? कार्बन कार्बन लिंकेज। सर कितने मेटल्स आर्टिफिशियल होते हैं? नेचुरल एलिमेंट्स अगर हम लोग बात करें 94 के आसपास नेचुरल एलिमेंट्स है, बाकी सारे आर्टिफिशियल है, ठीक है? डन सर। कब तक चलेगा क्लास? जब तक मेरे बाल सफेद नहीं हो जाते। सर 5वां पॉइंट, 1 2 तीसरा चौथा पॉइंट, ये मेटल्स को आप पीट के चद्दर नहीं बना सकते, ना वायर बना सकते हो, लेकिन एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स में, ग्रेफाइट। हाँ, इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुका हूं बेटा मैं। तो डायमंड भी तो शाइन करता है, हाँ, एक्सेप्शनल केस में आयोडीन भी आ सकता है, डायमंड भी आ सकता है, ठीक है? तो क्लास तब तक चलेगी जब तक मेरे बाल सफेद ना हो जाए। तो आप सब इंतजार करते रहना, जब मेरे बाल सफेद हो जाएंगे क्लास बंद हो जाएगी। सर आप कभी भी मेरा मैसेज नहीं देखते हैं, मुस्कान तिवारी कह रही है। एक तिवारी सब पे भारी, इसलिए नहीं देखते हैं हम तुम्हारा मैसेज। हाँ, तो लस्टर्स में डायमंड भी आ सकता है ना? हाँ जी, आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है। सर मेहंदी हटाओ। हाँ। आकांक्षा,
अपने मुंह में से अपनी जबान हटाओ। जब तुम अपने जुबान में अपने मुंह में से अपनी जबान हटा लोगी ना, तो हम अपने सर से अपनी मेहंदी हटा लेंगे, है ना। तो तुम अपनी जबान हटा लो यहां से, उसको निकाल के अपनी जेब के अंदर रख लो, है ना। और मुंह में जो ठूस रखा है उसको थूक के तब लिखो। सर आप मेरा मैसेज कभी नहीं देखते हैं। हाँ, एक तिवारी सब पे भारी, इसलिए नहीं देखते हैं। 11वां पॉइंट। अरे जनरली सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, मेटल की हाई होती है क्योंकि मेटल भारी होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस मेटल में क्या, लिथियम सोडियम पोटेशियम, वो इतने सॉफ्ट होते हैं उनको चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, क्या गधों जैसे डाउट पूछ रहे हो। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे आप लोग ने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे नॉन मेटल की। तो सबसे पहले क्या, अगर नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनाएगा। अब ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ये क्या बनाएगा, इट विल सिंपली फॉर्म्स नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनाएगा। अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, ये नेचर में एसिडिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स नेचर में न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हम सब जानते हैं एसिडिक क्यों है। एसिडिक इसलिए, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करूंगा वाटर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका इसके साथ करूंगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, है ना। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या है, वाटर। पानी क्या है, ये भी तो ऑक्साइड्स है। देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन पानी को तो आप पी सकते हो, तो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। सर ऐसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, आपको नाम याद रख लेना। NO है, N2O है, CO है, ये सारे के सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, और वाटर भी न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली अगर हम नेचर में बात करें, एसिड भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एसिड में ये एग्जांपल है, न्यूट्रल में एग्जांपल याद रखना, वाटर, NO H2O, N2O और CO, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। हमें कैसे में चला सर ये एसिडिक है, कई बार बता चुका हूं, 100 बार बता चुका हूं, 200 बार, कि पानी के साथ रिएक्शन करा दो, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ये आप सब जानते हो कैसे हुआ, ये देखो कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, सिंपल सी चीज है। पहली प्रॉपर्टी खत्म। दूसरी प्रॉपर्टी अब आपके सामने आ रही है कि अगर हम नॉन मेटल रिएक्शन वाटर के साथ करा दे तो क्या होगा। इफ वी विल रिएक्ट दी नॉन मेटल, ठीक है बिल्कुल ध्यान समझना, तो क्या होगा हमें यह समझनी है। अब एक चीज समझना, हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जब भी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ अगर हम करा रहे हैं तो यहां पर या तो हमें हाइड्रोक्साइड्स मिलेगा या हमें ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास एक गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस हमारे पास जनरली बनेगी। हम लोगों ने ये चीज डिस्कशन करी थी या नहीं करी थी जनरली, हाँ। अब एक चीज समझना यार, ये जो मेटल होता है, इस मेटल के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस मेटल के पास क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसने अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस वाटर को दे दिया, और वाटर को देने के बाद ये हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हम यहां पर नॉन मेटल का रिएक्शन कर देंगे, जब हम नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कर देंगे तो क्या होगा भाई, ये जो नॉन मेटल है ये तो भिखारी है। ये क्या है, ये भिखारी है ना बेटा, ये तो ऑलरेडी भिखारी है, भिकमंगा है। ये बोलेगा भैया मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो वाटर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वाटर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जब ये वाटर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बोलेगा भाई पहले मेरी पूर्ति पूरी करो तब जाके कुछ करना। यहां पर ना तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, ना यहां पर ऑक्साइड्स बनेंगे, ना यहां पर कोई हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसका मतलब नॉन मेटल जब वाटर के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो नो रिएक्शन पॉसिबल, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। रीजन आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा कि जनरली मेटल केस में मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और ये वाटर को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जिस वजह से वाटर हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। लेकिन नॉन मेटल भिखारी है, भिकमंगा है, गरीब है, फैलाता रहता है, मांगता रहता है, व्हाइट बैकग्राउंड में नोट दे दो, पीडीएफ दे दो, बुक दे दो, कुछ नहीं करते, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, कुछ नहीं करता है ना।
क्लियर है? तो इस तरीके से ये पानी इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कुछ नहीं बनाता, तो डेट्स वाई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो डेट्स वाई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सिंस नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। जो चीज मैंने आपको बताई है वही रीजन यहां पर लिखा हुआ है, सिंपल सरल आसान भाषा में लिखा हुआ है, वही चीज यहां पर एक्सप्लेन करिए, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, बस बात खत्म। तीसरी प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है कि अगर नॉन मेटल का रिएक्शन हम लोगों ने डाइल्यूट एसिड के साथ करा दिया तो क्या होगा, किस तरीके से रिएक्शन पॉसिबल होगी, जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, क्लियर है? तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, समझते हैं सेम चीज। जब हम लोगों ने बात करी थी मेटल का रिएक्शन के साथ, हम लोगों ने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन की बात करी थी, तो हमारे पास हमें मिला था मेटल के सॉल्ट और प्लस हमें एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई मिली। इस केस में हुआ क्या था बेटा, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इस मेटल ने इस डाइल्यूट एसिड को इलेक्ट्रॉन दिया और जिस वजह से मेटल के सॉल्ट्स बने और हाइड्रोजन गैस। अगर मैं इस मेटल की जगह नॉन मेटल यहां पर ले लूं, अगर मैं इस मेटल की जगह नॉन मेटल ले लूं और इसका रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड के साथ करा दूं तो क्या होगा यार, एसिड से ये क्या करेगा, ये तो पहले बोलेगा भाई पहले मुझे इलेक्ट्रॉन दे, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और तब जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ना तो सॉल्ट बनेंगे ना हाइड्रोजन गैस। तो पहला रीजन क्या है बेटा कि नॉन मेटल का रिएक्शन कभी भी इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा, पहली चीज। तो नो रिएक्शन सिंस दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, क्योंकि नॉन मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को एसिड से, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन के ज्यादा इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जांपल कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, जैसे कि कार्बन, जैसे कि फास्फोरस डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सल्फर, कार्बन और फास्फोरस हाइड्रोजन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली किस पर डिपेंड करता है? शक्तिशाली डिपेंड करता है कोई कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या कोई कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सल्फर की अगर हम लोग बात करते हैं, सल्फर 6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक डोनेट करना आसान है, 2 लेना आसान है। सर एक डोनेट, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है सल्फर और हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन ज्यादा शक्तिशाली है। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो 4 ले ले या 4 डोनेट कर दे। एक डोनेट करना आसान है, 4 लेना आसान है डोनेट करना, सर एक, तो हाइड्रोजन ज्यादा शक्तिशाली है कार्बन से, तो कार्बन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फास्फोरस के केस में भी सेम, 5 या तो 3 ले ले या 5 डोनेट कर दे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे आपने मेटल के केस में एक्सेप्शनल केस पढ़ा था नाइट्रिक एसिड में, तो नाइट्रिक एसिड में आपने क्या एक्सेप्शनल केस पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड वाटर बनाता है हाइड्रोजन गैस नहीं, सेम यहां पर भी एक्सेप्शनल केस एग्जिस्ट करता है। ये आपके सामने है एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शनल केस आपको याद रख लेना है। सेम एक्सेप्शनल केस वहां पर भी नाइट्रिक एसिड का था, यहां पर भी। अगर हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ करा दे, जैसे कार्बन या सल्फर के साथ, तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके पास ज्यादा शक्तिशाली है, और नाइट्रिक एसिड अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, और इसके साथ जैसे इसको ऑक्सीजन इसने दिया तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख रहे हो, और खुद जाकर रिड्यूस हो गया NO2 में और वाटर बना देगा। समझ में? तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है बेटा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डेट्स वाई ये ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है। सेम यहां पर ये चीज है, ये एक्सेप्शनल केस में आपको याद रखनी है, बस ये एक्सेप्शनल केस में नाइट्रिक एसिड याद रख लेना। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए, यस और नो। क्लियर है? डन बेटा, गॉट इट? ठीक है, क्लियर, बढ़िया। सर नहीं आया समझ में, सॉरी सर। चलता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, अरे यार तुम्हें, अगर तुम्हें सब चीज समझ में आ गए तो तुम शक्तिमान नहीं बन जाओगे का? तुम शक्तिमान बन गए तो तुम्हें घमंड हो जाएगा खुद पे। हाँ, हो जाएगा। अगर तुम्हें सब चीज समझ में आ गई तो हमारे जैसा मास्टर कौन बनेगा?
फिर सारे बॉर्डर पे चले जाएंगे, सबको परमवीर चक्र मिलेगा। तो पढ़ाएगा कौन? तो कोई हमारे जैसा नालायक सा टीचर भी तो बनेगा ना, है ना बेटा? तो नहीं आना चाहिए समझ में। अगर सबको समझ में आ गया तो तुम सारे एनडीए में चले जाओगे। तो हमारे जैसा नालायक टीचर कौन बनेगा, कौन पढ़ाएगा? तो उसके लिए नहीं समझना भी जरूरी है। हाँ, हमारे साथ नालायक टीचर बनना भी जरूरी है बेटा। सबको समझना है तो सब फौजी बन जाएंगे, तो मास्टर कौन बनेगा? मास्टर बनने के लिए समझना नहीं आना चाहिए। हाँ, गुड। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाइड्रोजन का रिएक्शन नहीं होती, अभी कराएंगे, अभी पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या नॉन मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज लिखाई थी, इफ यू रिमेंबर। मैंने आपको इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सीरीज लिखाई थी, याद आ रहा है बेटा? यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज क्या थी बेटा? FON, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज आपको याद है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज हम लोगों ने लिखी थी, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज होती है, मैंने आपको कहा याद करना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में हमने क्या था कि एक हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा एक लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। सेम ऐसे इसमें क्या होगा, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा एक लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन एलिमेंट को, नॉन मेटल्स को रिप्लेस कर देगा। समझना। तो जनरल रिएक्शन क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन मेटल का रिएक्शन अगर मेटल सॉल्ट के साथ हो जाए तो क्या होगा? मेटल सॉल्ट का मतलब क्या है बेटा? अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन मेटल का रिएक्शन किसी भी के सॉल्ट के साथ हो जाए, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हो जाए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज नॉन मेटल। क्लोरीन इज व्हाट बेटा? क्लोरीन इज नॉन मेटल। और ये सोडियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास क्या है बेटा? सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब इसमें नॉन मेटल क्या है? सोडियम तो मेटल है, ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है बच्चे? नॉन मेटल। ठीक है, अब ब्रोमीन और क्लोरीन देखिए, ब्रोमीन कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? सर ब्रोमीन ये रहा। क्लोरीन कहां पर दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या क्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा इस ब्रोमीन को? क्लोरीन जाकर सोडियम से चिपक जाएगा? हां सर। और ब्रोमीन अकेला हो जाएगा, विधवा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल विधुर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? विधवा का अपोजिट हिंदी में प्राय बच्चे विधुर होता है, तो विधुर बोल दो या विधवा बोल दो, कुछ भी आप बोल दो। तो ये जाकर कहां चिपक गया? सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना? तो ये यहां पर जाकर क्या हो गया बेटा? आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। तो यहां आपका बन गया सोडियम क्लोराइड, और जैसे ही सोडियम क्लोराइड बना और ये ब्रोमीन आपका अलग निकल गया या नहीं निकल गया? यस। सो ये रिएक्शन जनरली आपकी यहां पर पॉसिबल हो गई, ये रिएक्शन आपकी यहां पर बन चुकी है, समझ में आ गया? तो यहां पर भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी जैसे आपकी होती थी, सेम वही चीज यहां पर हो गया। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्टिव नेगेटिव, सो क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया और गेट अटैच्ड टू हियर। तो सेम ये रिएक्शन हो गई है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो किसी को बताइए, यस और नो? कोई प्रॉब्लम? यस और नो? समझ में आ गया? डन? क्लियर? लिखे ना? ठीक है, चलिए सर आज के लिए काफी है। यहीं से रैप्टा खींच के ऐसे मारूंगा, गाल पे लगेगा। तुम्हारे लिए मैं 200 किलोमीटर पैदल चल के आया हूं, अपने पैर पे छाले पड़वाए, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? मतलब मैं पागल हूं? मैं तुम्हारे लिए इतना सोच रहा हूं, 200 किलोमीटर पैदल चल के आया हूं तुम्हारे लिए, और तुम लोग मतलब 1 घंटा पढ़ नहीं सकते हो?
तुम्हें तो बल्कि मुझे मोटिवेट करना चाहिए। शराब दे दूंगा, मैं बता रहा हूं, फिर रोते रहना। शराब दे दूंगा बहुत भयंकर वाला, बता रहा हूं मैं पहले ही। अब के चरण स्पर्श करने, पैर ऊपर करो। लो, अब गिर गया था अभी। लो, कर लो। चोला भी करूं? लो, कर लो। अरे स्ट्रेचिंग हो गई। कौन से ब्रांड की? दे घोचू। ठीक है। ढंग पे खड़े होके ऊपर करो। रहने तो लग जाएगी। ले, ले। नेक्स्ट है नॉन मेटल रिएक्शन, अगर हम क्लोरीन के साथ करेंगे तो क्या होगा, समझना। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज नॉन मेटल। मेटल्स भी क्या है? नॉन मेटल। जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्लोराइड्स तो बनेंगे, लेकिन कैसे क्लोराइड्स होंगे? कोवलेंट क्लोराइड्स होंगे। क्लोराइड्स तो बनेंगे लेकिन कैसे होंगे? कोवलेंट क्लोराइड्स। तो जब भी नॉन मेटल रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो वो क्या बनाएंगे? कोवलेंट क्लोराइड्स बनाएंगे। और ये जो कोवलेंट क्लोराइड्स है यार, इन पे तो नेगेटिव चार्ज ही होगा सब पे। इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे के सारे नेचर में कैसे होंगे? ये सारे के सारे नेचर में आपके एनायन होंगे। तो तुम मुझे ये बता दो, क्या एनायन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? नहीं, एनायंस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोक्लोरिक जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। अच्छा, यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, PCl3 CCl4। जनरली अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये याद रख लेना। समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी सर, ये जनरली सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, आप पढ़ चुके हो, डिस्कशन कर चुके हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। अगर नॉन मेटल रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो क्या होगा? नॉन मेटल के अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे? नॉन मेटल के हाइड्राइड्स बनेंगे। सेम नॉन मेटल के हाइड्राइड्स जो बनेंगे, ये भी नेचर में कैसे होंगे? ये भी नेचर में अगर हम लोग बात करें, दे आर ऑल्सो इन कोवलेंट इन नेचर। तो ये भी कोवलेंट होंगे। तो हाइड्रोजन रिएक्शन तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, अमोनिया NH3, ये मीथेन वाटर, ये भी क्या सारे के सारे तो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। और कोवलेंट हाइड्राइड्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये आपको पढ़ना है, ये आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। डन है यहां तक? इतनी चीज क्लियर है? ये सो ठीक है, क्लियर, गॉट इट। कैरा मेरा नीचे करो। प्रियांशु राज कह रहा है कैरा मारा नीचे करो। कैरा मारा। अब क्लियर? चलो, ठीक है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज बच गई है आपकी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज मेरा भी मूड नहीं है, आराम करूंगा, सोऊंगा जाके। छोटे से टॉपिक बच गए, बाद में कराऊंगा, क्योंकि हमारे पैर में हो रहा है दर्द। हम पैर भिजवाएंगे। किस पर? किस पर भिजवाएंगे? जल्दी बोलो, किससे भिजवाएंगे? जॉम्बी, जॉम्बी। ZOMBIE।
जॉम्बी सी शकल की हमारे घर में एक चीज रहती है, उसके ऐसे ऐसे दांत है, ऐसे ऐसे उसके मुंह है, नाक उसकी ऐसी ऐसी है, तो पैर भिजवाएंगे अब जाकर। हाँ, जॉम्बी से। ठीक है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। डाउट देख लेता हूं तुम गधों के क्या डाउट आए हैं। सर मेरे हाथ भी ब्लिस्टर्स हैं सर, पूरे में टेनिस खेलता हूँ। इतनी अंग्रेजी नहीं आती मुझे। सर आप टीचिंग से पहले कौन से प्रोफेशन में थे? रेलवे। व्हाट्स द गोइंग टू गो विद अ मॉक टेस्ट, हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट एंड हाउ टू इंप्रूव द मॉक टेस्ट। एनालाइज द मॉक टेस्ट, कितने तुमने क्वेश्चन सही करे, कितने गलत करे, किस क्वेश्चन को तुमने गलत किया, किसको सही कर सकते थे, वो देखो। तुम्हारा स्कोर कितने के आसपास आ रहा है वो चेक करो। ठीक है प्रांजलि। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको मालूम है, नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हो। एक कह रहा है सर मैम आपसे ज्यादा सुंदर है, शर्म नहीं आ रही, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ब्लॉक करवा दूंगा। चाचा राज सर का आखिरी क्लास था आज। ओहो। जय हिंद सर, हर हर महादेव। प्रणाम सर, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रिवाइज करके 95% सही हो रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, प्लीज गाइड मी व्हेन टू गिव द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अब लगाना शुरू करो। अब तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, एक दो मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे, फिर एक बार आप पेस में आ जाओगे, फिर सर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सर लिख के कौन से चैप्टर से पढ़वाओगे? केमिस्ट्री के अंदर कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले। राज सर का आखिरी क्लास था, रोना आ गया, बस आपको छोड़कर मत चल जाना प्लीज, आप ही क्लास कभी आखिरी मत करना। मैं भी नहीं जाऊंगा कभी, छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चल बे निकल बे। सर मॉक का पेपर कहाँ मिलेगा? डिफेंस वन पास ले लो। लगता है सर आप आज संतूर से नहीं नहाए हैं, चमकते, अरे टैनिंग हो गई है हमें तो। सर आपके लिए शायरी क्लास में शायरी एक बार बोलना प्लीज, ज्ञान की ज्योति से जीवन हो जाए, हो सजाए हर कठिनाई में आपने हमें रास्ता दिखाया है। क्या कहना चाहते हो? टेंस पास हो गए सर, थैंक यू। ओके, आज चड्डा नहीं पहन के आए हो क्या? तूने पहन लिया होगा ना, गधा गई का। हाँ, पीरियड टेबल और मेटल दोनों चैप्टर पीपीटी टेलीग्राम में डाला हुआ है कि? हाँ डाला हुआ है। सर पे नहीं देना, चल बे। ठीक है। क्लोरीन और Na साथ में आ जाए तो नहीं करेगा। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उतना ही तो लेगा। ठीक है। कार्बन डक्टाइल होता है ना, डायमंड और ग्रेफाइट तो ब्रिटल हो जाते हैं। हाँ, मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड्स पढ़ेंगे, आगे आएगा। सॉल्ट्स बनेगा एसिड बेस में। रेन वाटर का यूज इन्वर्टर में हाँ करते हैं। मेटल 94 होते हैं ना, 91। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल और एसिडिक? एसिडिक। पीएच लेवल ऑफ एसिड रेन में क्या होता है? 5.4। सर क्या हम अग्निवीर ग्रुप एक्स का एग्जाम दे सकते हैं प्लीज? हाँ दे सकते हो। डायमंड नॉन मेटल है लेकिन वो सोनस भी तो होता है। डायमंड हाँ डाल सकते हो। 100% कार्बन का कोई एग्जाम्पल है? नहीं। डायमंड ग्रेफाइट है तो। लाइव चैट नहीं हो रहा है, कोई अच्छी बात है। हाँ होगा। अलग सर आपके क्लास में कभी रेड नहीं मारते, हमारी इतनी औकात नहीं है बेटा, अभी हम बहुत छोटे टीचर है। ठीक है। वाई इज मास कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा, ये मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ाऊंगा। आप ग्लो कर रहे हैं, फेस अलग ही चमक रहा है। अबे टैनिंग हो गई है इस चेहरे पे। रात में क्लास ना ले मास्टर साहब, चल बे। कुछ भी बोलो, अच्छी तो जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। सब कुछ गलत गलत पढ़ा दूंगा, फेल करवा दूंगा पेपर में, शराप दे दूंगा, शराप शराप। सर बर्थडे वगैरह नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। हाँ यस। ग्रुप वन के साथ हाइड्रोजन को ऑक्साइड्स बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ बिल्कुल। चलना तो पड़ेगा सर शिखा जी के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। निकल बे। इज देयर एनी एक्सेप्शनल?
नहीं, कोई एक्सेप्शनल नहीं है। ठीक है सर, केमिस्ट्री में थ्योरी समझ नहीं आती है पर रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। थ्योरी के लिए कुछ और बता बता दिए। रट्टा मार डालो, रट डालो, रट डालो। माई 6x6 सर ने, हाँ मेडिकल। नोट्स के लिए बोर्ड्स, नोट्स काफ़ी है या और लिखना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं, जितने बोर्ड्स पे लिखे उतने काफ़ी है। माई फादर इज इन आर्मी एंड माई कास्ट इज SC, इज इट बेनिफिशियल? फौज के अंदर कोई कास्ट का बेनिफिट नहीं होता। ठीक है। स्टोरेज बॉक्स फॉर एक्वारिगा, ग्लास, कांच। किंग ऑफ एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है ना, एक्वारिगा। एक्वारिगा मतलब हाँ सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है। रॉयल वाटर क्या होता है? पता नहीं, शाही जल। पूरे बैच में आपकी क्लास से अच्छी कोई क्लास नहीं होती, थैंक यू। तुझसे पंजाबी आ रही है और 80 पंजाबी नहीं आ रही है। 80 नहीं आ रहे, 80 पंजाब नहीं आंदे भाई। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं आंदे। थोड़ा प्रा पंजाब नहीं आंदा, थोड़ा प्रा पंजाब नहीं आंदा, थोड़ा प्रा पिछ रहंदा ओनली, नहीं आंदा। पर मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट रखता हूँ मैथ के लिए, बिकॉज मेरा मैथ बेकार है और फुल फोकस जेटी पर रखता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, कर लो, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। और लोड कर दो भाई इनके गधों जैसे डाउट। कांवड़ यात्रा कैसी रही? अच्छी रही सर। सर आप मत देना, आप अच्छे हो, मैम से झूठ बोलना चले। सर मुझे डॉक्टर ने रीडिंग कम करने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूं? मेंटल हेल्थ इशू हो गया है सर मेरे। चले, कुछ नहीं होता ऐसा। मास्टर साहब कौन सी, इतना मारूंगा ना ब्लॉक करवा दूंगा, कर दू ब्लॉक। हक। हाँ कंफर्म है, 91 है, ये एनसीईआरटी से उठाया मैंने। फ्री में कहां से दे भाई, ये नहीं पता मेरे को। तुझे तो मैंने ब्लॉक किया था। मैथ का मैथ वाले सर से पूछो। कभी नहीं लाऊंगा। हाँ सही है अभी, बिल्कुल। रिपीट दिस पार्ट सर, एक बार दोबारा देख लेना यार, क्या रिपीट करूँ उसमें। जब मैं पीडब्ल्यू अपडेट करने के बाद यार एक बार कंफर्म करा लेना, चेक। अरे पैर में दर्द था बेटा। थोड़े दिन इंग्लिश का मॉक स्टॉप कर दो अभी। एक दो दिन इंग्लिश के मॉक को स्टॉप कर दो बेटा अभी, फिर लगाना एक दो दिन बाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ चल बे। सही हो गया क्या? नहीं हुआ? चलो ठीक है, चलिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कावड़ यात्रा में फुल बरसा और स्टूडेंट पे लाठियां। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, जहाँ रहिए, मस्त रहिए, जबस रहिए, बढ़िया रहिए। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। क्या डाउट? भाई मैंने सारे डाउट तो ले लिए हैं। पर जी पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, कुछ हुआ भी नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों? मुझसे तो प्रेम। लेक्चर खत्म होने वाला है इसलिए। डिफेंस वन पास कहाँ से परचेज करना है? ऐप से। हैव अ गुड नाइट सर। सेम है, थैंक यू सर, हमारे लिए 200 किलोमीटर पैदल चले इसलिए आपका बहुत। अरे तुम लोग तो जान हो मेरी। चाचा दानिश सर का बाइसेप्स क्रेजी है, आप भी बनाए? अबे चल बे, अबे चल बे, चल बे।
इतनी ही बॉडी बना लो, पंजे में तो हार गए थे। बॉडी बॉडी कुछ नहीं होता है, माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका माइंड स्ट्रांग है सब कुछ होता है, ठीक है। माइंड मस्ट हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, बॉडी काम नहीं करेगी। विक्रम बत्रा साहब की क्या बॉडी थी, जितने भी परमवीर चक्र मेडल लेके आए, क्या बॉडी थी। अ फौजी नीड्स टू बी स्ट्रांग फ्रॉम द माइंड, अ पर्सन नीड टू बी स्ट्रांग फ्रॉम अ माइंड। आप माइंड आपका जब तक स्ट्रांग है, जब तक आप हार नहीं मानते दिमाग से, तब तक आप जीत सकते हो। बॉडी बॉडी सब कुछ काम नहीं आती। विक्रम बत्रा बस आपकी क्या बाइसेप्स थी, ट्राइसेप्स थी। माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, समझे। पेशेंस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। पेन सहन करने के लिए आपके दिमाग में शक्ति होनी चाहिए, समझे या नहीं समझे। बॉडी छोड़ी कुछ नहीं होती है, समझे। गॉट इट। ठीक है, चलिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए बेटा। जितने डाउट्स आए मैंने सारे डाउट्स ले लिए, कुछ भी डाउट्स नहीं बचे मेरे पास। ठीक है। ठीक है, बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबस रहिए, जहां रहिए जबस। धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।